Welcome you all to today's class. Today we are meeting after a long time and we will start or we will continue our mRNA or rRNA, tRNA. The RNA topic will be continued. That is, today we are meeting at 7 p.m. our usual class. So today we will complete our discussion of RNA. I am Shell, your educator on CSI Net Life Science category, and you are watching me on YouTube channel Unacademy CSI Net. आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आप सारे लाइव वीडियोस जो भी लाइव क्लासेस होते हैं यूट्यूब पे उसे आप देख सकते हैं और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देन एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है कि देयर इज़ अ प्राइज हाइक एट अनअकैडमी। जो भी प्राइजेस हैं सब्सक्रिप्शन के वो बढ़ने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपका प्लान है तो। आप जानते हैं अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर में मिलती है। यू कैन डाउनलोड दैट ऐप एंड यूज़ अ कोड शेल K10। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, प्लस जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं ऐप पे वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री प्रोडक्ट्स में दो कैटेगरीज हैं। एक है स्पेशल क्लासेस जो कि लाइव होती हैं, रिकॉर्डेड वर्जन्स भी प्रेजेंट हैं, एंड टेस्ट्स एंड क्विजेस। तो जो टेस्ट एंड क्विज होते हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, ये भी फ्री हैं। आप ये सब तभी अनलॉक कर पाएंगे अगर आप शेल K10 यूज़ करेंगे तो आप फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस फ्री प्रोडक्ट्स। If you want to buy the subscription, there are two options, Plus and Iconic. In Plus subscription आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा। इन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। देन जो कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम पे, और आपको नोट्स दिए जाएंगे PDF के फॉर्मेट में, और आप टेस्ट और क्विज भी दे सकते हैं बहुत सारे। ये ले लेंगे तो, प्लस ले लेंगे तो। अगर आपने आइकॉनिक लिया, आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता है, प्लस आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेंगे बहुत सारे, एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में हेल्प करेगा। तो आप प्लस या आइकॉनिक ले सकते हैं। ये दोनों के प्राइजेस देख लेते हैं। उससे पहले बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस प्राइस हाइक होने वाला है, तो बेस्ट है आप अभी ले लीजिए, क्योंकि जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं आप किसी भी बैच में अभी एंट्री कर सकते हैं। देन ये सारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा हमारी ऐप पे। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 3 वैरायटी है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। 6 मंथ्स जो है उसका प्राइस है 18,000। जो 12 मंथ्स है उसका प्राइस है 26,000, 2,167 पर मंथ। जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है द प्राइस इज टोटल 45,000 बट इट इज ओनली 1,875 रुपीज पर मंथ, एंड यू कैन यूज द कोड शेल K10 एट द एंड। आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं, विच इज नो कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स इफ you want to pay in EMIs. Then these are the prices of plus subscription. 1 month के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इट इज 2,900 टोटल। 3 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो आप लेंगे 6,000, आपको प्राइस पड़ेगा 6,215। 6 मंथ्स के लिए आप लेंगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 11,250। 12,000 के लिए आप लेंगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 13,750, और 24 मंथ्स के लिए लेंगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 20,000। तो ये सारे प्राइजेस हैं आइकॉनिक के और प्लस के। आप ये दोनों में से जो लेना चाहे ले सकते हैं। एट द एंड शेल K10 यूज करना ना भूलिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा। EMI में भी पेमेंट हो सकती है प्रोसीड टू पे प्रेस करने से। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि RNA जो हमने स्टार्ट किया था, RNA को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने RNA में क्या देखा था? RNA एक वंडर मॉलिक्यूल है। कैसे? RNA DNA से अलग है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो DNA के में नहीं है।
हमने दोनों में डिफरेंसेस देखे थे, 3 डिफरेंसेस देखे थे। आरएनए जो डीएनए से डिफर करता है, इट इज ड्यू टू दीज पॉइंट्स। आरएनए में 2' यानी 2' पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि डीएनए में नहीं होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है डीएनए। आरएनए में यूरासिल होता है, थाइमिन होता है डीएनए में। क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हम देख चुके हैं, तो मैं वो सब चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्या फ़ायदा होता है यूरासिल रहने से, सिंगल स्ट्रैंड होने से क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डीएनए से ये दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड सिलेक्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहाँ से आरएनए आता है, ये भी हमने देखा था। फिर टाइप्स ऑफ आरएनए हमने देखे थे। टाइप्स ऑफ आरएनए बेसिकली 3 तरह के हैं। 1 आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए हमने देखा था। यानी आप कह सकते हैं आरएनए को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए। जो कोडिंग आरएनए है दैट इज एमआरएनए, जो नॉन कोडिंग आरएनए है दे आर बेसिकली आरआरएनए एंड टीआरएनए। वैसे नॉर्मली छोटे छोटे टाइप्स के भी है, मतलब सब माइनर टाइप्स भी है, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, देन एसएनओआरएनए, एसएनआरएनए, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के हमने देखे थे, मीनिंग देखा था, सब कुछ देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड तो होता ही है, लेकिन वो कभी कभी डबल स्ट्रैंड भी हो जाता है। और ये जो डबल स्ट्रैंड है दिस इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर इसका काम नहीं है डबल स्ट्रैंड होने का। ये कभी कभी सिंगल स्ट्रैंड भी रहता है, ये सिंगल स्ट्रैंड रहता है, कभी कभी ये डबल स्ट्रैंड भी हो जाता है। कैसे डबल स्ट्रैंड हो जाता है? डबल स्ट्रैंड हो जाता है ड्यू टू पेयरिंग और ड्यू टू नीलांजना गुड इवनिंग, ड्यू टू पेयरिंग। और ये जो डबल स्ट्रैंड होता है ये पेयरिंग की वजह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं पर ये लंबा अगर आरएनए है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं ये सारे, तो इसकी वजह से ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा यहाँ पे बल्ज भी देख सकते हैं, इंटरनल लूप, जंक्शन, हेयर पिन, इसको स्टेम लूप भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आरएनए में ये सारी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि डीएनए में नहीं है, क्योंकि डीएनए तो रेगुलर स्ट्रक्चर कर लेता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, लेकिन आरएनए करता है अगर कहीं पे दूर में कहीं पे कॉम्प्लीमेंटारिटी आ गई बाई चांस, तो वो भी पेयरिंग कर सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड बना सकते हैं स्ट्रक्चर। फिर आरएनए में नॉन वॉटसन बेस पेयरिंग भी देखा जाता है, मतलब ए टी और जी सी के अलावा भी पेयरिंग है, जैसे कि जी यू आप यहाँ देख सकते हैं, जी ए भी देखा जा सकता है। फिर हमने देखा था कि बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, जैसे कि टीआरएनए इज अ कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। वी विल रीड द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इन डिटेल। ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि ट्रिपल बेस पेयरिंग भी होती है, यूएयू, ये एक एग्जाम्पल है आरएनए का। आरएनए में इतना कुछ होने की वजह से आरएनए बहुत स्पेशल है। उसके बाद हमने क्या देखा था? एप्टामर्स। एप्टामर्स क्या होते थे? दीज आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो अलग से भी बनाया है। इन्हें क्यों यूज़ करते हैं? इन्हें डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन्हें एज ड्रग्स यूज़ किया जाता है, देन टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। ये टेक्नोलॉजी है सेलेक्स टेक्नोलॉजी, जिससे कि एप्टामर्स बनते हैं। कैसे क्या मैं आपको बता चुकी हूँ। देन राइबो स्विचेस के बारे में हमने पढ़ा था। राइबो स्विचेस क्या है? दीज आर स्पेशल सीक्वेंसेस इन एमआरएनए विच ऑन और ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और ये बैक्टीरिया में पाया जाता है या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ऑफ करता है। अगर उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसकी ज़रूरत ना हो तो ये उस एमआरएनए को ऑफ कर देगा, उससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा। ये भी मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है और हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हमने देखा था आरएनए एज एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे आरएनए हैं जो कि एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। जो पहला आरएनए जो कि एंजाइम की तरह काम करता है जो पता चला था दैट इज आरएनएज पी। और वैसे तो जानते हैं कि आरएनए 99% जो भी प्रोटीन्स है वो है 99% जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन्स है, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है राइबोजाइम। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। आरएनएस-पी एक एग्जाम्पल है। आरएनएस-पी करता क्या है? इट मॉडिफाइज टीआरएनए एंड मेक्स इट्स एक्टिव। देखिए यहाँ पे टीआरएनए में ये वाला पॉइंट स्ट्रैंड को कट करके इसको एक्टिवेट कर दिया। ये किसने किया? आरएनएस-पी ने
इस तरह से और भी बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है जो कि एक एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंजाइम क्या है, ये एंजाइम की तरह क्यों काम करते हैं, ये सब हम समझ चुके थे। देन और आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए के अलावा कुछ माइनर आरएनएस भी है, हमने उनका भी देखा था। एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए, इसका फुल फॉर्म है, ये जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रोकता है। एसआईआरएनए, ये भी जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है। मतलब एसआईआरएनए और एमआईआरएनए, जो एमआरएनए बनता है सेल में नॉर्मल, उसके साथ बाइंड करके उसे डीएक्टिवेट या बोल सकते हो उसे इनएक्टिव कर देते हैं उस एमआरएनए को, और उससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। मतलब इट हेल्प्स इन आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देगा। देन स्नो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए कहाँ होता है, तो न्यूक्लियोलस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आरआरएनए की प्रोसेसिंग और राइबोसोम्स बनते हैं। मतलब राइबोसोम की असेंबली यहाँ पे ही होती है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस क्या है क्या नहीं, सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में और कौन से, ये सारे यूकैरियोट्स के थे जो भी हमने देखे। एक स्पेशल टाइप है 6s आरएनए, ये आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के अलावा 6s आरएनए भी है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए के अलावा एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, देन एसएनओआरएनए, एसएनआरएनए, इतना पाया जाता है आरएनए के टाइप्स। ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन एमआरएनए के ऊपर हम आए थे। एमआरएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा था। एमआरएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में अलग है। जो प्रोकैरियोट्स में है उसमें एक ही एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। जो यूकैरियोट्स में है एक ही एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है, जिसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रोन का मतलब क्या है, सिस्ट्रोन इज द जीन फ्रॉम विच प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट्स का, ये देखिए ये इनिशिएशन कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है, मैं समझा चुकी हूँ। कोडॉन क्या होता है, कोडॉन अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स को कोडॉन कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर ये एक सेट है, यहाँ पर एक सेट है। तो हमेशा जो जिस कोडॉन से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, आपको पता है एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। जब प्रोटीन से एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो जहाँ से प्रोटीन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं AUG। उस कोडॉन यानी वो 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं AUG। जहाँ पे बंद होता है इसको कहा जाता है स्टार्ट कोडॉन, जहाँ बंद होता है उसको कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन 3 तरह के हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 तरह के स्टॉप कोडॉन्स हैं। मतलब जब राइबोसोम्स, आपको पता है ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए का ये कोडिंग सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी सीक्वेंस से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये जो कोडिंग सीक्वेंस है इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे हमेशा AUG रहता है, जो एंड पॉइंट है वहां पे ये तीनों में से एक रह सकता है। ठीक है, इस जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके आगे जो एरिया है, इसके आगे जो एरिया है यहाँ पर राइबोसोम्स आते हैं और बैठने, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनिशिएशन कोडॉन है, देखिए यहाँ पर जो इनिशिएशन कोडॉन है, इस एरिया में राइबोसोम्स आते हैं और इसको ढूंढते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स आके असेंबल हो जाते हैं और फिर ये मूव करते हैं। कैसे, ये राइबोसोम ऐसे असेंबल करते हैं और एमआरएनए जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पे राइबोसोम है, एमआरएनए है, अब आगे बढ़ना होगा ना, क्योंकि वो एक बार में 3 कोडॉन को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, या 3 कोडॉन को ही वो यूज कर सकता है, या आप कह सकते हो 3 कोडॉन को ही रीड कर सकता है। तो जैसे वो AUG पे आके बैठा, उसने क्या किया, टीआरएनए को मैसेज भेजा। टीआरएनए ने क्या किया, AUG वहां पे है इसलिए वो एक अमीनो एसिड लेके आएगा जिसको कहा जाता है मिथियोनिन। मिथियोनिन इज एन अमीनो एसिड विच इज ऑलवेज ब्रॉट, मैम सिस और ट्रांस कहाँ पे देखा आपने? वैसे तो सिस और ट्रांस का मीनिंग हो गया, जैसे कि ये है, यहाँ पे समझ लीजिए A ग्रुप, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए CH3 है, यहाँ पे समझ लीजिए H है, यहाँ पे CH3 है, ये H है, ये हो गया सिस। मतलब एक ही प्लेन में या एक साथ रहते हैं। जब ट्रांस हो गया, अगर ये है समझ लीजिए C, यहाँ पे CH3,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये ट्रांस हो गया। ट्रांस मतलब अलग अलग प्लेन में, सिस मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक, आपने अगर पहले की क्लासेस अटेंड की है तो यहाँ तक सब क्लियर है? अगर पहले की क्लासेस अटेंड की है या रिकॉर्डेड सेशंस देखे हैं तो यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको कि ट्रांसलेशन क्या होता है। एक ये हमारा अगर mRNA है तो यहाँ पे राइबोसोम्स आके बैठते हैं, राइबोसोम यहाँ पे असेंबल होते हैं। अब ये राइबोसोम्स जो है ये क्या करेंगे, अब mRNA क्या करेगा, यहाँ पे समझ लीजिए AUG है, यहाँ पे आके राइबोसोम्स ने असेंबल हुआ। अब ये आगे बढ़ेगा mRNA। अब क्या करेगा राइबोसोम, हरिप्रिया थैंक यू, राइबोसोम क्या करेगा, नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्ट नहीं होगा एक्चुअली में, mRNA शिफ्ट करता है, mRNA आगे की तरफ जाता है। ये जो नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड पे बैठ जाएंगे, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये राइबोसोम के सब यूनिट्स है। क्या है राइबोसोम के सब यूनिट्स बताऊंगी, अभी के लिए समझो राइबोसोम्स है। ये क्या करेंगे, ये tRNA को मैसेज भेजेंगे। अब tRNA क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है UUU, tRNA क्या करेगा, इसके बदले में फिनाइल एलानाइन लेके आएगा। मतलब एक बार में राइबोसोम्स 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगा, tRNA को मैसेज भेजेगा, और tRNA उस न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है 3, उस हिसाब से जो अमीनो एसिड आना चाहिए उसको लेके आएगा। एक टेबल है जिसको कहा जाता है जेनेटिक कोड, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें कि ये पूरा दिया हुआ है, जो कोडॉन्स हैं उनके वजह से कौन से अमीनो एसिड्स आएंगे। AUG की वजह से मिथ्योनिन आएगा फॉर एग्जाम्पल, UUU की वजह से फिनाइल एलानाइन, ये सब उसमें है। और ये सब पता चला है एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, जैसे कि UUU है यहाँ पे और सेल से फिनाइल एलानाइन को हटा दिया जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस होता ही नहीं था। इससे पता चल जाता था कि UUU का मतलब हो गया फिनाइल एलानाइन। यही है हमारा सेंट्रल डॉगमा, मतलब क्यों वो न्यूक्लियोटाइड की वजह से फिनाइल एलानाइन ही आया ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होता है और ये प्रूव किया जा सकता है। दिस इज सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। तो इस तरह से mRNA के ऊपर राइबोसोम्स शिफ्ट करते जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस होते जाता है tRNA की वजह से। हर बार एक कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड आता है और इस तरह से चलता रहता है। एक कोडॉन है ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब यही होते होते वो UAA पे अगर आ जाएगा तो UUA जो न्यूक्लियोटाइड है उसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है, tRNA को कोई मैसेज नहीं जाएगा, मतलब tRNA अमीनो एसिड लेके ही नहीं आएगा और हमारा प्रोटीन बन जाएगा और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसो वर्बल हाइपोथेसिस, ओके वर्बल हाइपोथेसिस क्या है, जैसे कि समझ लीजिए AUG है, अब यहाँ पे जो राइबोसोम है ये tRNA को मैसेज करेगा। वैसे तो उसको डिटेल में ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। tRNA को बोलेगा वो लेके आएगा। अब tRNA क्या करेगा, AUG के लिए मिथ्योनिन लेके आएगा। अब जहां पे भी AUG होगा वहां पे मिथ्योनिन ही आएगा। वॉबल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि AUG के लिए जो मिथ्योनिन है, ऐसा भी हो सकता है कि AUU हो जाए तो भी आइडेंटिफाई कर लेगा राइबोसोम। मतलब थर्ड पोजीशन का जो न्यूक्लियोटाइड है एक कोडॉन में, वो इतना मैटर नहीं करता है वॉबल हाइपोथेसिस में। वहां पे कुछ भी हो तो चलेगा, ये दोनों को आइडेंटिफाई करके वो अमीनो एसिड लेके आ जाते हैं। इसको बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। थर्ड पोजीशन में कोई और भी होने से चलेगा, लेकिन उसकी वजह से गलत अमीनो एसिड नहीं आएगा, जो आना चाहिए वही आएगा। थर्ड वाले पोजीशन में अगर कुछ और अमीनो एसिड है तो भी उस अमीनो एसिड का वही मीनिंग होगा जो ओरिजिनल अमीनो एसिड का होना चाहिए था। इसको बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। ये हम ट्रांसलेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, इसका मीनिंग एक्सेट्रा और डिटेल में, और इम्पोर्टेंस क्या है वो सारी चीजें, ठीक है। तो देखो इस तरह से इससे हमें प्रोटीन मिल गया, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है 5' UTR, ये रीजन हो गया 3' UTR, ये हो गया 5' कैप, ये हो गया 3' कैप। ये यूकैरियोट के केस में एक ही कोडिंग सीक्वेंस। प्रोकैरियोट के केस में देखो एक कोडिंग सीक्वेंस और एक कोडिंग सीक्वेंस, एक इनिशिएशन कोडॉन, दूसरा स्टॉप, पहला स्टॉप कोडॉन, दूसरा इनिशिएशन कोडॉन, दूसरा स्टॉप कोडॉन। इस तरह से प्रोकैरियोट के केस में एक से ज्यादा कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए। ये जो रीजन है यहाँ पे ही है हमारा शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। क्या है, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में
शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। शाइन डालगार्नो सीक्वेंस क्या होता है? तो शाइन डालगार्नो सीक्वेंस वो रीजन है जिसपे राइबोसोम्स इसे आइडेंटिफाई करते हैं और जानते हैं कि ये हमारा mRNA है, और फिर वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि AUG कहाँ है, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन कहाँ है। तो ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए mRNA का मेन खाली डिफरेंस देख लीजिए कि प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में क्या है, ये कैप क्या है, टेल क्या है, यूटीआर क्या है, इंटरसिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है। तो ये यहाँ पे एक ही सिस्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 सिस्ट्रॉन है, एक इंटरसिस्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट में कोई कैप नहीं है, टेल नहीं है, यहाँ पे कैप है और टेल है। और ये यूटीआर रीजन क्या करता है, ये राइबोसोम के लिए जगह बनाता है। राइबोसोम एक्चुअली में यहीं पे आके फिर इनिशिएशन कोडॉन को सर्च करता है। ये 3' यूटीआर क्या करता है, ये प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, या न्यूक्लियस से, यूकैरियोट से केस में न्यूक्लियस से उसको एग्जिट करने में हेल्प करता है 3' यूटीआर। फिर ये कैप क्या है, टेल क्या है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3' यूटीआर की वजह से mRNA को लोकलाइजेशन मिलता है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। और 5' यूटीआर में ही ये हमारा कोडिंग सीक्वेंस है। ये 5' यूटीआर के रीजन में ही राइबो स्विचेस भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था राइबो स्विचेस क्या करते हैं, राइबोसोम को बैठने ही नहीं देते हैं, राइबोसोम को स्टार्ट ही नहीं करने देते हैं प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि जो कोडिंग सीक्वेंस है उसके ऊपर का जो सीक्वेंस है उसी में राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है और 5' यूटीआर और 3' यूटीआर का यह मीनिंग है। अब देखते हैं कि कैप क्या है और टेल क्या है। आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर क्या है, कैप का वजह मतलब क्या है, 5' G P, ये देखा होगा। ये PP क्या है, ये G क्या है, ठीक है। प्रियंका गुड इवनिंग। और प्रोकैरियोट में भी देखिए वही है, 5', 3 फॉस्फेट, 3' बस। लेकिन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में फॉस्फेट्स के आगे एक G लगा हुआ है और यहाँ पे 3' यूटीआर के आगे एडेनाइन का बहुत सारा सीक्वेंस लगा हुआ है। तो ये हमारा 5' कैप है विच इज अ मॉडिफाइड ग्वानाइन, ये मैं बताई हूँ, मॉडिफाइड ग्वानाइन। So cap is the modified guanine and tail is a poly A sequence। मतलब बहुत सारे एडेनाइन जो हैं वो एक दूसरे से लग जाते हैं 200 के आसपास और वो टेल बना लेते हैं। उसी तरह से ये कैप है। कैप क्या है, इट इज ए मॉडिफाइड ग्वानाइन। यहाँ पर देखिए ये शुगर है, ये हमारा ग्वानाइन है, और ये जो शुगर है ये क्या करेगा, वो PPP मतलब है ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है डीएनए में क्या होता है, मोनोफॉस्फेट्स होते हैं, है कि नहीं। डीएनए क्या है, शुगर नाइट्रोजनियस बेस, शुगर नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट, फॉस्फेट। मतलब डीएनए या आरएनए में ये रहता है शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट। एक ही फॉस्फेट लगा होता है शुगर से। लेकिन यहाँ देखिए, ये समझ लीजिए हमारा mRNA है, ठीक है। mRNA में यहाँ पे समझ लीजिए एडेनाइन है। तो ये हो गया हमारा AUG स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पे 3। फिर ये UTR रीजन है और यहाँ पे है हमारा कैप, ठीक है। UTR का मतलब क्या है, यहाँ पे भी तो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। 3' यूटीआर और 5' यूटीआर का मतलब क्या है, प्रियंका लेनिंजर से है, नहीं बेटा ये सब वॉटसन से, और ये सारी चीज़ें पाथफाइंडर, वॉटसन, ये सब से है। तो देखो यहाँ पर ये जो है, रब कर देती हूँ, देखिए यहाँ पर ये भी तो सीक्वेंसेस ही हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ भी है। तो समझ लीजिए यहाँ पर जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, शुगर में के साथ में एक ही फॉस्फेट होना चाहिए डीएनए या आरएनए में, लेकिन जो mRNA है उसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें साथ में 3 फॉस्फेट लगा होता है। देखिए यहाँ पे 3 फॉस्फेट लगा होता है, आया समझ में। उसके साथ में 3 फॉस्फेट लगा होता है, ठीक है। क्यों 3 फॉस्फेट लगा होता है, क्योंकि जो आरएनए बनता है दैट इज ड्यू टू एन एंजाइम कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए जो बनता है दैट इज ड्यू टू, आपको पता होगा, डीएनए पॉलीमरेज। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन में हमें प्राइमर की जरूरत पड़ती है, हमें प्राइमर की जरूरत पड़ती है। प्राइमर क्या होता है, हमारा ये डीएनए सीक्वेंस है, इसको कॉपी करना है। तो पहले एक छोटा सा सीक्वेंस आके लगता है,
और इसको फिर एक्सटेंड करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। मतलब समझ लीजिए ये डीएनए है ACCT, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर आएगा TGGA, फिर इसको एक्सटेंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आरएनए पॉलीमर, इसको प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर मतलब शॉर्ट डीएनए, शॉर्ट डीएनए और आरएनए सीक्वेंस, लेकिन हमारे जो सेल होता है उसमें आरएनए का सीक्वेंस लगता है। ये जो प्राइमर होता है ना, ये आरएनए होता है। देखिए जैसे कि हमारा डीएनए है, इसको कॉपी करना है, एक प्राइमर आके लगेगा जो कि आरएनए होगा। बाद में फिर इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि डीएनए जब बन जाता है, समझ लीजिए ये हमारा, रुकिए, समझ लीजिए ये हमारा डीएनए है बहुत लंबा सा, यहाँ पे एक प्राइमर लगा, इसको डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ तक सिंथेसाइज किया फॉर एग्जांपल। फिर वो डीएनए पॉलीमरेज और काम नहीं कर पाया, क्यों, कैसे, ये सब रेप्लिकेशन में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ समझो, इतना दूर तक सिंथेसाइज कर पाता है, फिर और एक प्राइमर लगता है, फिर ये सिंथेसाइज कर पाता है डीएनए पॉलीमरेज, फिर प्राइमर लगता है, फिर सिंथेसाइज कर पाता है। ऐसा एक स्ट्रैंड में होता है, दूसरे स्ट्रैंड में अलग, वो सब छोड़ दीजिए। अभी के लिए ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। मतलब प्राइमर क्या है, आरएनए सीक्वेंसेस इन विवो सेल में आरएनए सीक्वेंस ही होता है एक प्राइमर। ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब इस आरएनए को हटाया जाएगा, फिर इसे डीएनए से भरा जाएगा, ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, तो डीएनए का सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो वो एक प्राइमर को यूज करता है एज अ चीटिंग मटेरियल, उसे चीट करने के लिए चाहिए होता है। एक चीटिंग मटेरियल की तरह वो एक प्राइमर को यूज करता है, उसी को एक्सटेंड करता है, उसी को एक्सटेंड करता है। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसे एक प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं है, क्यों इसे है, ये सब हम तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कि उसे प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली क्या करता है, अगर ये समझ लीजिए ये हमारा डीएनए है, इससे आरएनए बनना है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली पहला न्यूक्लियोटाइड लेके आ जाएगा, ACCG डायरेक्ट, उसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वो पहला न्यूक्लियोटाइड खुद ही लेके आ गया डीएनए को देख के, जो पहला है वो एक ट्राइफॉस्फेट होगा। और भी रीजन है जो हम बाद में ही पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 फॉस्फेट का होता है आरएनए के केस में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला है ये ट्राइफॉस्फेट है, एक ट्राइफॉस्फेट है। यहाँ भी देखिए एक ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, ग्वानिन का, ये समझ लीजिए हमारा आरएनए है, एमआरएनए, ये पहला है जिसमें कि ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है। समझ लीजिए यहाँ पे है ATP, यहाँ पे है, या मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। तो कैसे बनाऊंगी, शुगर, फॉस्फेट, 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 एडेनाइन फॉर एग्जाम्पल, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर ग्वानाइन, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर साइटोसिन। इस तरह से आरएनए बढ़ रहा है। निखत गुड इवनिंग, ये आरएनए है इस तरह से। तो आरएनए का जो पहला शुगर है उसके साथ में 3 फॉस्फेट है, दूसरा शुगर के साथ एक ही फॉस्फेट, तीसरा शुगर के साथ भी एक ही फॉस्फेट। लेकिन आरएनए में हमेशा याद रखना, जो पहला होता है उसके साथ 3 फॉस्फेट होते हैं, और ज्यादातर पहला एडेनाइन ही लगा होता है, ATP होता है पहला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजन, आपको समझ में आ गया कि 3 फॉस्फेट क्यों है। अब आपको कैप बनाना है, हमें कैप बनाना है, और आपको सेल में पता है कि सारे ट्राइफॉस्फेट्स ही होते हैं, सेल में ट्राइफॉस्फेट्स ही होते हैं, और ग्वानिन का ही कैप बनता है। तो ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट का ही कैप होगा, शुगर होगा, ग्वानाइन होगा, और 3 फॉस्फेट होगा। इसी तरह से सेल में एडेनाइन और 3 फॉस्फेट, उसी तरह से सेल में साइटोसिन और 3 फॉस्फेट। यही हमारे सेल में होता है। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में सब ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स इन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। डीएनए में और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, दे आर मोनोफॉस्फेट्स, बट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इज अ ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब हमें इसको ग्वानाइन का कैप पहनाना है, सेल को कैप पहनाना है। ये हमारा ग्वानाइन है, इसको सेल कैप बना के आरएनए को पहना देगा। अब ये देखिए, इसमें भी 3 फॉस्फेट, यहाँ पे भी 3 फॉस्फेट, तो क्या होता है, इसका 2 फॉस्फेट चला जाता है,
अटैक करता है, ये 2 फॉस्फेट चला जाता है। सब डिटेल में बाद में देखेंगे। और सिर्फ ये जो है ये 2 फॉस्फेट चला जाता है और इसका 1 फॉस्फेट चला जाता है और यहाँ पे बन जाता है PP, फिर P और G, फिर यहाँ पे पहला है एडेनाइन। आ गया समझ में? आया समझ में? मैम जो सब्सक्रिप्शन लिए रहते हैं क्या उन्हें ये सब लॉन्ग में पढ़ाया जाता है कि इतना ही? अच्छा देखो बेटा, मैं जो यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ ये सब लॉन्ग में ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें RNA स्ट्रक्चर पढ़ना है, पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है कि RNA कैसे बना। इसीलिए मैं सिर्फ तुमको इतना बोल के जा रही हूँ कि इमेजिन करो 3 फॉस्फेट, ऐसा बोल के खत्म कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ हमें RNA पढ़ना है। उसका सिंथेसिस पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, तो मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो भी जब यूट्यूब से पढ़ेंगे, जैसा मैं पढ़ाऊंगी वैसे ही उनको मिलेगा। आप खुद ही देख लेंगे, ऐप पे मैं जो पढ़ाती हूँ, मैं प्रोटीन पढ़ाती हूँ ऐप पे, है कि नहीं, स्पेशल क्लास में, उसमें भी तो वैसे ही पढ़ाती हूँ जैसे यूट्यूब में पढ़ाती हूँ। तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन लेगा बस ये है कि यूट्यूब में मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया पहले DNA स्ट्रक्चर से, अब RNA स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ, फिर रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो क्या है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं या मेरे जैसे और भी कुछ एडुकेटर्स इस चैनल पे हैं, फिर दूसरे चैनल पे हैं, इस तरह से आप कुछ टॉपिक्स पढ़ पा रहे हैं। ऐप में भी आप जो स्पेशल क्लास ले रहे हैं, मैं सब कुछ वहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकती, मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई बैच लेके नहीं आई हूँ, कोई कोर्स लेके नहीं आई हूँ। वहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ प्रोटीन, फिर मैं शायद लिपिड पढ़ाऊंगी वहाँ पे, इस तरह से मैं वहाँ पे कोर्स कंटिन्यू करूँगी। तो वहाँ पे बस क्लासेस ले रही हूँ, मैं कोर्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। कोर्स ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने से, बस यही फर्क है। सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा टीम मिलके पढ़ाएगा और आपका पूरा एक टाइम टेबल दे दिया जाएगा आपको, इस टाइम पे आपका ये क्लास लेगा और ये चैप्टर पढ़ाएगा, उस टाइम पे ये क्लास लेगा। और फिर वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलेंगे बैच वाइज, उन कोर्सेज में टीचर्स हायर किए जाएंगे और वो टीचर फिर एक एक करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। बस यही फर्क है, पढ़ाया ऐसे ही जाता है सेम। अगर आप यही टॉपिक ऐप में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, बस वहाँ फर्क है कि स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा, जो कि यूट्यूब में नहीं है। यूट्यूब में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मैं कोई बैच लेके नहीं आई हूँ, कोई कोर्स लेके नहीं आई हूँ, मैं बस एक रैंडमली पढ़ाई जा रही हूँ कुछ टॉपिक्स जो कि डिफिकल्ट है या मुझे अच्छा लगता है वो मैं पढ़ा रही हूँ, वो आप पढ़ रहे हो। लेकिन आपको ऐसे करके आप हर जगह से नॉलेज ले सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस वहाँ पे कराया जाता है, एग्जाम्स कराए जाते हैं, तो ये सब आपको ऐप में सब्सक्रिप्शन लेने से मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स का मैंने आपको फोटो दिखाया है, वो सब वहाँ पे कोर्सेज लेके आते हैं। 1 से 3 यूनिट ये वाला मैम टीचर्स का सेट कंप्लीट करेगा विद इन दिस टाइम, 5 से 6 यूनिट ये कंप्लीट कराएगा विद इन दिस टाइम, पढ़ाया ऐसे ही जाता है सेम, ठीक है, ओके। तो जो mRNA होता है उसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें डाइफॉस्फेट और जो ग्वानिन का अपना एक फॉस्फेट, और ये लोग फिर से ट्राइफॉस्फेट हो जाते हैं और ग्वानिन का कैप पहन लेता है। इस तरह से ये देखिए, ये ग्वानिन का, ये देखिए ये ग्वानिन है, ग्वानिन का फॉस्फेट है, ये पहले से फॉस्फेट है। इस तरह से एक ग्वानिन ग्वानोसाइन का कैप है यहाँ पे, और ये जो टेल है ये एडेनाइन का है 200 के आसपास। लेकिन यही प्रोकैरियोट में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में सिर्फ 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, यहाँ पे कैप टेल नहीं होता है, यहाँ पे कैप नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट में कैप है और टेल है, और दोनों में 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर है। प्रोकैरियोट में देखिए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। प्रार्थना दास, क्या हुआ बेटा, क्या नहीं? मैम आप भी बैच में पढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी तो नया ज्वाइन की हूँ, मैं कुछ दिन बाद शायद करूँगी, अभी नहीं है मेरा, अभी नहीं, अभी मैं यूट्यूब पे और स्पेशल क्लासेस पढ़ा रही हूँ। क्या हुआ प्रार्थना, क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको? यूकैरियोट में जो mRNA होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू RNA पॉलीमरेज, ओके। RNA पॉलीमरेज डू नॉट रिक्वायर प्राइमर, ठीक है, प्राइमर नहीं चाहिए उन्हें, तो वो क्या करते हैं, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो DNA, हमारा ये DNA है, इससे RNA बनेगा। तो ये क्या करेंगे RNA पॉलीमरेज, अगर DNA में है ATCCGCTA फॉर एग्जाम्पल, RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, A की जगह पे U लेके आएगा, AGGCG इस तरह से चलेगा, वो इन सीक्वेंसेस को देख के RNA बनाएगा, और वो डायरेक्टली किसी के हेल्प के बिना बनाएगा,
लेकिन डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इट रिक्वायर्स अ प्राइमर। अगर एक डीएनए का ये स्ट्रैंड है, इससे हमको डॉटर स्ट्रैंड चाहिए सेल को, तो ये अगर ATTCCG है, तो ये जो डॉटर स्ट्रैंड है बनाना जो है डीएनए पॉलीमरेज कैनॉट सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसे एक चीट करने के लिए मटेरियल चाहिए। तो पहले से एक आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस डीएनए में आके लग जाता है। तो यहाँ पे TAA पहले से लगा हुआ है, अब क्या करेगा आरएनए डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करेगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए 5 प्राइम समझ लीजिए हमारा डीएनए है, यहाँ पे शुगर है, 5 प्राइम में फॉस्फेट है, यहाँ पे बेस है, और ये हमारा समझ लीजिए फॉस्फेट है, फिर यहाँ पे शुगर है, ये फॉस्फेट इससे लगा हुआ है, फिर बेस है, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर बेस, फिर लगा हुआ है। तो ये हमारा समझ लीजिए डीएनए है। ठीक है, डीएनए जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम डीएनए में बनाऊंगी, 5 प्राइम से स्टार्ट होता है। 3 प्राइम का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो शुगर है, वहां पे जो शुगर है उसमें ये हमारा शुगर है, ये फॉस्फेट है जो कि ऊपर के साथ में इसको बॉन्ड करके रखा है, ये बेस है, ये OH। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम का मतलब यही है ना कि 3 प्राइम मतलब 3 प्राइम एंड पे जो शुगर होगा, लास्ट वाला शुगर, उसका OH फ्री होगा। अब क्या होता है, वो OH जो होता है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, ये आपको पता है कि सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, DNTPs के फॉर्म में है। मतलब ये हो गया हमारा शुगर, ये हो गया बेस, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट, इस तरह से प्रेजेंट है सारे। लेकिन शुगर में हमको क्या चाहिए, सॉरी डीएनए में हमको क्या चाहिए, शुगर बेस एंड 1 फॉस्फेट, शुगर बेस एंड 1 फॉस्फेट, शुगर बेस एंड 1 फॉस्फेट। जो रॉ मटेरियल है वो है शुगर बेस एंड 3 फॉस्फेट। अब ये 3 फॉस्फेट से 1 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, यहां पर आके प्राइमर लगेगा, प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में लगता है। डिटेल क्यों कैसे ये सब रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे। मतलब ये जो 3 प्राइम है इसमें हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे जो लास्ट शुगर है वो ऐसा दिखता है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो OH है वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेगा DNTP पे यहाँ पे, और इसको तोड़ के हटा देगा, और क्या करेगा, इस DNTP को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और उसे यहाँ पे आके लगा देगा। अब फिर से इसका OH फ्री रहेगा, ये फिर अटैक करेगा एक DNTP पे, फिर उसको DNTP को जो ट्राइफॉस्फेट है उसको मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे आके लगा देगा। कौन लगाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, एक फ्री 3 प्राइम OH चाहिए काम करने के लिए, वही नहीं मिलता अगर प्राइमर नहीं लगता। तो ये डीएनए है, यहाँ पे प्राइमर लगा, डीएनए है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये प्राइमर लगेगा हमेशा 3 प्राइम में। तो ये वाला जो एंड है, दिस विल एक्ट एज द अटैकिंग सिस्टम, ये अटैक करेगा हमेशा DNTP पे, उसको DNMP में कन्वर्ट करेगा मोनोफॉस्फेट में, और आके लगाते जाएगा। ये सब होगा डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। लेकिन जो RNA पॉलीमरेज है वो क्या है, वो प्राइमर यूज नहीं करता है। तो ये हमारा डीएनए है, इससे हमको RNA बनाना है। ठीक है, तो ये प्राइमर यूज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जो पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसे ही वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ले आएगा और लगा देगा। तो पहला DNTP ही लगेगा इन केस ऑफ RNAs। तो ये समझ लीजिए एडेनाइन है, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, यहाँ पे OH फ्री रहेगा इसका। ये हो गया 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। अब ये जो OH है ये अटैक करेगा नेक्स्ट DNTP पे, उसको मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करके लगा देगा। इस तरह से RNA पॉलीमरेज काम करेगा। तो RNA पॉलीमरेज क्योंकि प्राइमर यूज नहीं करता है,
इसीलिए वो पहला वाला जो होता है उसको ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में लगाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि प्राइमर यूज करता है, उसको फ्री OH सेंटर मिल जाता है पहले से ही, इसलिए वो मोनोफॉस्फेट्स लगाता है। और ये जो आरएनए होता है इसका पहला वाला भी, जैसे कि ये डीएनए है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पे आरएनए लगा, यानी हमारा प्राइमर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, प्राइमर जो लगा इसका पहला नॉर्मल रहेगा, ये मोनोफॉस्फेट ही होगा, पहला मोनोफॉस्फेट ही होगा, मोनोफॉस्फेट 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 मोनोफॉस्फेट, लास्ट वाले का OH फ्री है। और ये जो आरएनए है इसको बनाया जाता है स्पेशली, और ये आके 3 प्राइम एंड पे डीएनए के लगता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्यों आरएनए में ट्राइफॉस्फेट होता है पहला न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए में क्यों मोनोफॉस्फेट होता है पहला न्यूक्लियोटाइड? ये बात क्लियर हुई? जल्दी से रेस्पॉन्ड कर दीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके प्रियंका, क्लियर हुआ ना सबको? ओके आगे बढ़ते हैं। अब यही आरएनए अगर है प्रोकैरियोट में तो बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 फॉस्फेट के साथ में काम चल गया। यही अगर यूकैरियोट में है तो उसके 3 फॉस्फेट में से एक टूट जाता है, और जो ग्वानिन आके लगेगा वो भी तो ट्राइफॉस्फेट होगा, क्योंकि हर चीज ट्राइफॉस्फेट है हमारे सेल में। उसका 2 टूट जाता है, इसका 1 टूट जाता है, और ये ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट आके यहाँ पे लग जाता है, और वो हो जाता है हमारा कैप। लेकिन ये ग्वानाइन मिथाइलेटेड होता है, ये मॉडिफाइड ग्वानाइन होता है। अब क्लियर हुआ आपको GPPP क्या है और ये एडेनाइन का टेल क्या है? क्या ये सब क्लियर है सबको? हरिप्रिया थैंक यू, प्रियंका प्रिंसू, सबको समझ में आया? एक किसी को डाउट था ना बेटा, उन्हें भी समझ में आया? सबको समझ में आया? इस तरह से mRNA का 5 प्राइम UTR 3 प्राइम UTR, और मैंने शाइन डालगार्नो सीक्वेंस और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोली, मुझे ये बोलना था, मैं ये बोल दी। और अब हम rRNA पढ़ लेते हैं ताकि ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाए। फिर हम जब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको सारा बताऊंगी क्यों नहीं, ये वो सब कुछ, ठीक है? यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मैंने आपको बताया था क्या है, राइबोसोम का पार्ट होता है। राइबोसोम क्या है? इट इज एन ऑर्गेनेल विच इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है ना? राइबोसोम क्या है? बिना मेम्ब्रेन का एक ऑर्गेनेल है जिसमें आरएनए और प्रोटीन इस तरह से रहते हैं, इस तरह से राइबोसोम होता है। राइबोसोम आपको पता है अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फ्री भी रहता है, इस तरह से आपको ये सब पता है। अब ये जो rRNA है यही प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है। प्रोकैरियोट्स में जो rRNA है, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है दैट इज ऑफ 70S टाइप, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है दैट इज ऑफ 80S टाइप। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि 70S ये और ये S क्या है, 70 क्या है, S क्या है। ये जो S है, दिस S इज इक्वल टू S इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, which is represented in सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट स्पेलिंग चेक कर लेंगे आप लोग, ऐसी स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या है? समझ लीजिए एक सेल है हमारे पास, इसको हमने मोर्टार पेसल में, जो चटनी पीसने का होता है ना, उसमें उसको कूटा सेल को, या उसको समझ लीजिए उसको ब्रेक करके उसके सारी चीज़ों को बाहर निकाल लिया, तो इसके सारे कंपोनेंट्स बाहर आ गए, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, सब कुछ बाहर आ गया। फिर हमने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज़ किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ? हमने इसको ट्यूब्स में डाल दिया और हाई स्पीड में रोटेट किया सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के। अब ये हाई स्पीड में जो रोटेशन होगा, इसका मतलब ये जोर जोर से जो घूमेगा हाई स्पीड में, तो ये स्पीड में क्या करेगा, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है, सब मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर पार्टिकल्स, जो भी इनके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स है, जो भी आरएनए, प्रोटीन जो भी होंगे, वो जितना उनका वॉल्यूम होगा, जितना साइज होगा, जितना शेप होगा, जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, उस बेसिस पे ग्रेविटी के
वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल वो उतनी जल्दी सेटल करेगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल वो उतनी देर बाद सेटल करेगा। तो इसी बेसिस पे हमको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मिलता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब कब उसने सेडिमेंट किया, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेडवर्ग यूनिट से। जैसे कि स्पीड रिप्रेजेंट होता है मीटर से, लेकिन वो एसआई यूनिट है, दिस इज नॉन एसआई यूनिट। तो वैसे ही सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को हम सेडवर्ग यूनिट, एक साइंटिस्ट थे उनका सरनेम है सेडवर्ग, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो 70s का मतलब क्या है? 70s का मतलब है 70 इंटू 10⁻13। मतलब जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम है, उस राइबोसोम को अगर हमने घुमाया तो वो 70 इंटू 10⁻13 पे आके सेटल हो गया। इससे हमको पता चल गया कि वो भारी है या हल्का है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसका वॉल्यूम, उसका साइज, उसका शेप क्या है। क्योंकि हम ये देखेंगे कि वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, वो जी की वजह से कब सेटल होगा। जब सेटल होगा उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम, साइज और शेप क्या है। तो ये जो 70s आया है, एस का मतलब होता है 10⁻−13 सेकेंड्स। तो 70 इंटू 10⁻−13 सेकेंड्स पे वो सेटल कर गया था। उस हिसाब से हमें उसका ये सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो सब यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, और सेल में ये जो सब यूनिट्स है ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे राइबोसोम के ऊपर सेटल होने की बारी आती है, ये सेटल होते हैं, लार्ज सब यूनिट पहले आता है, फिर स्मॉल सब यूनिट आता है, इस तरह से ये सेटल होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स है, सब यूनिट मतलब दो पार्ट्स अलग अलग, इसको बोलते हैं कंप्लीट राइबोसोम, इसको बोलते हैं सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसका जो राइबोसोम है, जब वो दोनों सब यूनिट्स लगे हुए रहते हैं तब उसे कहा जाता है 70s। अब वो दोनों को अलग कर दिया, तो 70s जो है वो 50s सब यूनिट के वजह से बनता है और 30s की वजह से। मतलब ये हो गया हमारा 50s, ये हो गया 30s। इसलिए 50 + 30 नहीं करते हैं। 50 + 30 कितना होना था? 80। लेकिन ये 70s क्यों है? ये या ऐसा वाला कैलकुलेशन यहाँ नहीं चल रहा है। आपको पता चल गया है कि यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कब वो सेडिमेंट करेगा वो देख रहे हैं। तो 70s जब बना, जैसे कि ये बड़ा वाला राइबोसोम सब यूनिट है, ये छोटा वाला है, जब वो मिलेंगे ना तो उनके कुछ प्रोटीन्स या कुछ पार्ट्स कंबाइन कर जाएंगे, जिससे कि उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का रेट कम हो जाएगा मिलने की वजह से। 70s हो गया। जब उन्हें अलग कर देंगे तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होने की वजह से उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये 50 है, ये 30 है। ये दोनों जैसे मिले ना कि वो कुछ पोर्शंस ऐसे टाइप का कंबाइन करके, जैसे कि ये अंगूठा देखिए इसमें चला गया, इसकी वजह से ये जैसे सिंगल इनका सब यूनिट्स अलग से अगर सेडिमेंट करवाएंगे तो कम वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों को मिला के अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा नंबर आएगा, ज्यादा देर लगेगा उसको सेडिमेंट होने में, और यहाँ पे कम टाइम में वो सेडिमेंट हो जाएगा, या कम रेट पे सेडिमेंट होगा। यहाँ सॉरी ज्यादा रेट पे सेडिमेंट होगा, एक साथ होने से कम रेट में सेडिमेंट होगा, क्योंकि जैसे वो कंबाइन करते हैं उनके कुछ पार्ट्स एक दूसरे के मिल जाते हैं। जैसे ये एक सब यूनिट, ये एक सब यूनिट, ऐसा हो गया। इस वजह से उसका जब कंबाइंड फॉर्म में रेट कम हो जाता है सेडिमेंटेशन का, अलग अलग होने से रेट ज्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 50s जो है एक सब यूनिट है, 30s एक सब यूनिट है। सब यूनिट में आपको पता है आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। मैंने आपको बताया है राइबोसोम मतलब आरएनए प्रोटीन। तो जो 50s है उसमें होता है दो तरह का आरएनए, 5s और 23s, और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो 5s है और 23s है, ये दो तरह के आरएनए हैं यहाँ पे, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, शायद 31 या 21 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, मैं वो भूल गई हूँ। हर एक पे अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं, अलग अलग नंबर के प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे 21 होगा तो यहाँ 33 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, अलग अलग 21 प्रोटीन्स है। सोचिए 5s है, 23s है, फिर 23 प्रोटीन्स हैं। ये सब एक दूसरे से मिलके इस तरह से 50s आरएनए बनाया है, 50s सब यूनिट बनाया है। 50s आरएनए एक दूसरा बहुत सारे प्रोटीन्स, तब एक 50s बना है, जो कि जिसका मेम्ब्रेन नहीं है।
देखिए इसके अंदर भी फिर 2 तरह के आरएनए हैं, उनको अलग से सेडिमेंट करने से ज्यादा रेट आएगा एज कंपेयर टू दिस। इस तरह से होता है, ठीक है। अब नहीं, यानी कि इनको अलग से करेंगे तो इनका अलग वैल्यू आएगा, फिर ये जब प्रोटीन्स के साथ मिल जाएंगे, सब मिल के करेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगा। इस तरह से होता है। 30S में है 16S RRNA। वैसे यूकैरियोट में 80S राइबोसोम में 2 सब यूनिट है, 60 एंड 40। 60S में है 5.8S RNA, 28S RRNA। 40S सब यूनिट में है 18S RRNA। सब में अलग अलग नंबर 21, 33 इस तरह से अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं। फिर ये सब मिलके एक राइबोसोम का सब यूनिट बनाते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? ये देखिए सेडबर्ग यूनिट का, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, it indicates volume, it indicates the size of molecule and it is dependent upon volume, shape and molecular size। जिसका ज्यादा होगा उसका sedimentation rate कम होगा। इस तरह से the heavier molecule will impact shape with compact shape has higher Sedgwick unit। जो ज्यादा भारी होगा उसका Sedgwick unit ज्यादा होगा, मतलब उसका rate of sedimentation ज्यादा होगा। तो इस तरह से 70S का मतलब हो गया 70 इंटू 10⁻13 - 13। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? आज हम लोग का खत्म हो गया RRNA एंड mRNA। अब कल की क्लास में हम करेंगे tRNA और उससे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। पहले इसका रिवीजन और डाउट क्लियरिंग क्लास थोड़ी देर एक दिन रखेंगे, फिर हम रेप्लिकेशन इन DNA स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्लियर है सबको सारी चीजें? आज का क्लास बंद करते हैं फिर, या किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है, आज की क्लास ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। ये कंप्लीट हो गया है, अब हम कल tRNA स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।